Good morning, student. Today we will discuss about the Wheatstone bridge. So, what is the Wheatstone bridge? Let us see. This is a circuit consisting of four resistances R1, R2, R3, and R4, and a galvanometer which is connected with the battery. Circuit is connected with the battery. आप देख सकते हो इसमें कि चार रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4. R1, R2 जो है इनबिल्ड होता है किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में. R1, R2 इनबिल्ड होता है जिसकी रेजिस्टेंस हम लोगों को पहले से पता होता है. R3 जो है एडजस्टेबल होता है. R3 को एडजस्ट करके हम लोग प्रयास करते हैं कि जो BD आर्म्स है जिस पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें कोई करंट फ्लो ना करे. ये तब पॉसिबल होता है जब हम एक सर्टेन वैल्यू R3 को दे देते हैं. ऐसा करने से गैल्वेनोमीटर वाले आर्म्स में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है. तो R4 एक बच गया जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है और इसी को हम लोग इस ब्रिज के थ्रू फाइंड करते हैं जिसे हम कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस, और इसीलिए ये रूल अप्लाई करते हैं. तो आइए किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि क्या कंडीशन होगी जिसके थ्रू हम लोग इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लें. तो पहली बात तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा BD में जब ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा. बैलेंस कंडीशन में करने के लिए हमें R3 को एक सर्टेन वैल्यू देना पड़ेगा. आइए देखते हैं इसके बाद. तो ये देखिए आप मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि बैलेंस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी BD में. और जब हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं पॉइंट B और D पे, तो पॉइंट B और D पे जो करंट है देखिए I1 आ रहा है और I2 जा रहा है. तो अगर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि I1 इक्वल टू I2 होगा. इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे I1 इक्वल टू I2 होगा, ठीक है ना. और इसी तरह से जब D पे आप अप्लाई करोगे तो D पे I3 माइनस I4 इक्वल टू 0, तो I3 इक्वल टू I4 हो जाएगा. दूसरी बात, बैलेंस कंडीशन की स्थिति में पोटेंशियल जो है B पॉइंट और D पॉइंट पे, यानी कि जंक्शन B पे और D पे, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा. और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू 0. तो I2 की जगह पे हम I1 लिख सकते हैं क्योंकि किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया हम लोगों ने, तो I1 इक्वल टू I2 आ चुका था. तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2 आ जाएगा. इसी तरह से अगर हम BD को 0 करते हैं तो BD को हम लिख सकते हैं R3 माइनस I4 R4. यहाँ पे R4 है, ध्यान दीजिएगा R4 है, I4 R4. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पाया मिस्टेक लिख क्या है इसको आप समझ लोगे. I3 R3 माइनस I4 R4. अब देखो यहाँ पे I3 इक्वल टू I4 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि I3 R3 इक्वल टू I3 R4. I3 से ये I3 कैंसिल हो जाएगा, R3 इक्वल टू R4 आ जाएगा. तो ऐसा करने से ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं, R1 इक्वल टू R2 एंड R3 इक्वल टू R4. अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4 आ जाएगा. फिर क्रॉस अगर हम लोग कर लेते हैं, R2 को R3 की जगह पे कर दें और R3 को R2 की जगह पे कर दें, तो ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो अब ये क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4. और इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी जिस आर्म्स में भी अननोन रेजिस्टेंस होगा, चाहे वो R1 हो या R2 हो या R3 हो या R4 हो, बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में दो रेजिस्टेंस जो है पहले से इनबिल्ड होते हैं, वो दिए होते हैं, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है. और थर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई सर्टेन वैल्यू हम लोग दे देते हैं, वो भी इसलिए देते हैं कि तब तक एडजस्ट करते हैं उसको जब तक कि गैल्वेनोमीटर बैलेंस कंडीशन में ना आ जाए. और बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है कि उसमें कोई भी करंट फ्लो ना करे. ये हरदम ध्यान रखना है कि एट बैलेंस कंडीशन देयर इज नो करंट इन डिटेक्टर आर्म्स इन विच गैल्वेनोमीटर इज अटैच्ड. तो ऐसा अगर आप सोच लेते हो तो आप समझ लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया है. आप हरदम ध्यान रखो इसमें कि अगर चार रेजिस्टेंस है तो चारों में जो बैलेंस कंडीशन लगाने के बाद जो रूल्स बनेगा
वो होगा R1/R2 इक्वल टू R3/R4। और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने में आप इसका यूज करोगे। इसके अलावा मीटर ब्रिज अभी आप जब पढ़ोगे, मीटर ब्रिज में भी व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज है, क्योंकि मीटर ब्रिज में भी आपको वही सेम चीज़ करना है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको भी देखेंगे कैसे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। थैंक यू।